स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF स्कूल एजुकेशन के लिए जो 2023 में आया था उसकी। इसके हम पार्ट बी का चौथा भाग है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये हमारे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जाता है, ये एक सिलेबस का एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य। समावेशी और न्याय संगत यानी कि इक्विटेबल शिक्षा न केवल एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है जहां पर हर नागरिक को अपने सपने देखने और सीखने और प्रगति करने का समान अवसर मिले। इसमें बात समानता की गई है। समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है समानता, यानी सभी बच्चों को एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे पढ़ाना, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो। सभी को, जो नॉन डिसेबल और डिसेबल, उन सभी को साथ में बिठाकर पढ़ाना, ये इसका लक्ष्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी और न्याय संगत यानी कि इक्विटेबल होना चाहिए। अब बात करें NEP 2020 का उद्देश्य, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करना है जहां पर भारत के हर बच्चे को उसके जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों की परवाह किए बिना सीखने और उत्कृष्ट कार्य करने का समान अवसर मिले। यानी कि जो NEP 2020 है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो शिक्षा प्रणाली ऐसे तैयार करनी है कि बच्चा किसी भी जन्म या पृष्ठभूमि से आए उससे कोई महत्व नहीं देता है, उसका जो भेदभाव किए बिना उसे समान अवसर मिलना चाहिए। यह इसका जो है वो उद्देश्य है। सामाजिक असमानता और चुनौतियां। जो अध्ययन दर्शाते हैं कि स्कूल छोड़ने वाले जो यानी कि ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो अधिकांश छात्र सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह से आते हैं। SEDGS इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। SEDGS का मतलब होता है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन में एक आ सकता है। SEDGS की फुल फॉर्म क्या है, तो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। सीखने के परिणामों यानी कि जो लर्निंग आउटकम्स है उसमें बाधा आना, पर्याप्त सहायता, पोषण और शिक्षण संसाधनों की कमी और सामाजिक और आर्थिक तनाव के कारण SEDG वर्ग यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप वर्ग के जो कई बच्चे हैं वो उचित शिक्षण परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब NCF की प्रतिबद्धता क्या है, तो NCF के जो डिज़ाइन में समावेशी शिक्षा एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। NCF जो 2023 में बना, NCF स्कूल एजुकेशन, इसमें क्या है कि समावेशी शिक्षा है, एक बहुत ही अभिन्न अंग है। इसमें क्या होता है, स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक छात्र को सीखने का पूरा अवसर मिले और वे जुड़ाव महसूस करें। मतलब उनमें अलगाव महसूस नहीं होना चाहिए, उन बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अलग बैठ के पढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय का माध्यम। शिक्षा है वो सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आपके पास में शिक्षा है तो ही आप सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक अंतर को समाप्त करना। जो सामाजिक अंतर है उसको समाप्त करना। ये नीति दोहराती है कि स्कूली शिक्षा में पहुंच, भागीदारी और सीखने के परिणामों को मामले में सामाजिक जो श्रेणियों के बीच के अंतर है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। अध्याय की रूपरेखा। यह अध्याय समावेश के मूलभूत सिद्धांत, विकलांग यानी कि दिव्यांग छात्रों के लिए उपयुक्त प्रथा और विशेष प्रतिभा वाले छात्रों के लिए आवश्यक रणनीतियों को रेखांकित करता है। सीखने की क्षमता। शिक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि हर बच्चा सीखने में सक्षम है, यानी कि सीखने की क्षमता के अनुसार हर बच्चा है वो सीखने में सक्षम है। बच्चे तब सबसे बेहतर रूप से सीखते हैं जब उसका सम्मान किया जाता है। अगर हम बच्चों का सम्मान करते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर उससे ज़्यादा सीखते हैं और उन्हें महत्व दिया जाता है और शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, अगर स्कूल लाकर उनका सम्मान किया जाए और उन्हें पढ़ने के महत्व को अगर बताया जाए तो वो उससे ज़्यादा मोटिवेट होंगे और पढ़ने के लिए स्कूल आएंगे। स्कूल संस्कृति की भूमिका। छात्रों की जो सफलता है और असफलता काफ़ी हद तक है वो स्कूल की संस्कृति और सीखने के माहौल पर निर्भर करती है। कि मतलब स्कूल की संस्कृति और सीखने के माहौल पर है, ये बिल्कुल निर्भर करता है। प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। समावेश स्कूल संस्कृति का हिस्सा है जो संबंधों, प्रक्रिया और संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षण मूल्यांकन में दिखता है। और स्कूल के जो विजन है उसको लागू करने में प्रिंसिपल की जो भूमिका है सबसे इंपॉर्टेंट है। एक प्रिंसिपल ही होता है जो पूरे स्कूल को एक व्यवस्था में बांधे रखता है और प्रिंसिपल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि स्कूल में समावेशन होना बहुत ज़रूरी है। और समान और भेदभाव रहित पहुँच। भौतिक और पाठ्यचर्या संसाधनों तक सबकी समान पहुंच होनी चाहिए। जैसे TLM है वो आवश्यकता अनुसार बनाई जाए, मतलब सभी बच्चों की आवश्यकता और व्यक्तिगत होती है, उसमें उनके अनुसार TLM बनाना चाहिए। किसी भी पूर्वाग्रह की जांच होनी चाहिए और दिव्यांग छात्रों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दृष्टि, वाक और श्रवण सहायता उपलब्ध होने चाहिए। सुरक्षित वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। सभी बच्चे अंदर है वो सुरक्षित महसूस करने चाहिए। स्कूलों में भेदभाव, उत्पीड़न यानी कि रैगिंग और बुलिंग
को रोकने के लिए मजबूत तंत्र होने चाहिए। कक्षाएं ऐसी सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहाँ छात्र बिना किसी डर के सवाल पूछ सकें, गलतियां कर सकें और नए विचार वो आजमा सकें। छात्र को स्कूल में कभी भी धमकाना नहीं है, उसे प्यार से समझाना है और बच्चों के साथ में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों के साथ में उत्पीड़न और बदमाशी का मामला आता है तो उसे प्रिंसिपल को है वो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और रोकने के जो मजबूत तंत्र है वो बिल्कुल होने चाहिए। कक्षाएं ऐसी सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहाँ छात्र है वो बिना किसी डर के सवाल पूछ सके। छात्र को सवाल पूछते वक्त किसी बात का डर ना हो कि बाद में सर क्या कहेंगे या फिर कोई और क्या कहेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। गलतियां है वो कर सके, क्योंकि मानव है वो गलतियों का एक पुतला है, सभी से गलतियां हो जाती है। गलतियां वो आराम से कर सके और नए विचार है वो आजमा सके। अगर मान लो कोई नए विचार बच्चा बताता है और शिक्षक सामने उसे डांट देता है तो वो उसमें एक झिझक रह जाती है कि उसे नहीं बोलना चाहिए। अब शिक्षकों का संवेदनशीलीकरण केवल है वो पर्याप्त शिक्षक होना ही काफ़ी नहीं है। शिक्षक को समता और समावेशिता के सिद्धांत के अनुसार पढ़ाना आना चाहिए। शिक्षक विकास का मुख्य हिस्सा होना चाहिए, यानी शिक्षक है वो संवेदनशील होना जरूरी है। केवल पर्याप्त शिक्षक होना ही स्कूल में जरूरी नहीं है, क्योंकि वह शिक्षक शिक्षक को समावेशिता के सिद्धांत के आधार पर पढ़ाना आना चाहिए। यानी सभी बच्चों को, चाहे वो बच्चा दिव्यांग हो चाहे गैर दिव्यांग हो, सभी बच्चों को साथ में बैठाकर पढ़ाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। मल्टी सेंसरी मेथड्स है उनसे उसे पढ़ाना चाहिए। और समुदाय के साथ में जुड़ाव, स्कूल है वो अपने आसपास के स्थानीय समुदाय से अलग थलग रहकर प्रभावी शिक्षा है वो प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए उसे सामुदायिक सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। RPWD एक्ट 2016 का समर्थन, ये एनसीएफ यानी कि एनसीएफ 2023 वो है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम यानी कि RPWD एक्ट 2016 का पूरी तरह से समर्थन करता है, जो दिव्यांग बच्चों के समान अधिकारों की गारंटी देता है। यानी कि RPWD एक्ट की बात हम करेंगे तो RPWD एक्ट 2016 में लागू हुआ था। इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं। इससे पहले जो अधिनियम था 1995 का, तो उसमें कितनी थी? उसमें 7, और 2016 में 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। सभी प्रकार की भिन्नताओं के लिए लागू समावेशन की ये सिद्धांत है वो केवल दिव्यांग और विशेष प्रतिभाशाली बच्चों तक ही सीमित नहीं, बल्कि अन्य श्रेणियां जैसे कि ट्रांसजेंडर छात्र है, अस्थायी प्रवासी, जो टेम्परेरी माइग्रेंट्स होते हैं, और शारीरिक अंतर वाले बच्चों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। अब बात करेंगे भौतिक पहुंच की, यानी कि फिजिकल एक्सेस की। तो बाधा रहित पहुंच, कैसी पहुंच? बाधा रहित पहुंच। स्कूल में प्रवेश और अंदर आवाजाही के लिए सभी बाधा मुक्त यानी कि बैरियर फ्री पहुंच, जिसके तहत रैंप है वो स्कूल में होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। शौचालय की सुविधा, सभी शौचालय चालू, सुरक्षित और दिव्यांगों के लिए अनुकूल होने चाहिए। साथ ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवस्था हो। समान पहुंच, यानी कि फर्नीचर है, स्टेशनरी है, खाने की प्लेट है और पीने के पानी के गिलास है आदि, ऐसे सभी साझा सुविधाओं तक बिना किसी भेदभाव के सभी की समान पहुंच हो। भाषा का प्रयोग, दूसरी बात करें तो लैंग्वेज, मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। विशेष रूप से बुनियादी जो फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी चरण में घर की भाषा यानी कि मातृभाषा, परिचित भाषा का व्यापक उपयोग होना चाहिए। सभी भाषाओं को समान देना, क्षेत्रीय बोलियों और लहजे, एसेंट्स और शब्दावली सहित सभी भाषाओं को समान दर्जा और समान दिया जाना चाहिए। सांकेतिक भाषा यानी जो साइन लैंग्वेज है, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग भी किया जाना चाहिए। ये किसके लिए किया जाता है? तो ये जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उनके लिए वो देख कर है वो इशारों की भाषा से समझते हैं, इसलिए इसको साइन लैंग्वेज कहा जाता है। साइन लैंग्वेज का मतलब होता है सांकेतिक भाषा। और अब हम बात करेंगे सुरक्षा की। तो बौद्धिक स्वतंत्रता, छात्र बिना किसी डर, अपमान या सजा की चिंता के प्रयोग करने और गलतियां करने और अपनी राय व्यक्त करने में सुरक्षित महसूस करे। मतलब बच्चे को किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। स्कूल में वो स्वतंत्र रूप से बोल सके, अपने विचार रख सके। भेदभाव पर रोक, जाति, लिंग, धर्म और सामाजिक आर्थिक स्थिति और शारीरिक विशेषता के आधार पर किसी भी प्रकार की असमानता को सख्ती और हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव है नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और सामाजिक और आर्थिक स्थिति और शारीरिक विशेषता के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। बुलिंग यानी कि पर जो शून्य सहनशीलता, जो डराने, धमकाने और बदमाशी और अपमानजनक भाषा के प्रयोग पर पूरी तरीके से रोक होनी चाहिए। शारीरिक दंड का निषेध, किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड और धमकी का उपयोग न किया जाना चाहिए। यानी कि आप बात करें RT एक्ट 2009 की, तो RT एक्ट 2009 की धारा 2009 की धारा 17 है वो क्या कहती है कि शिक्षक को बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शारीरिक दंड का निषेध किया गया है। गोपनीयता यानी कि छात्रों की जो पृष्ठभूमि है से जुड़ी संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखी जाए।
पाठ्यचर्या सामग्री जो करिकुलर मटेरियल है समान प्रतिनिधित्व है, सभी पृष्ठभूमि, लिंग और क्षमता का सम्मानजनक और सशक्तिकरणकारी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। रूढ़िवादिता जो स्टेरियोटाइप्स है से बचा होना चाहिए। पाठ्यचर्या में किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को बढ़ावा न दिया जाना चाहिए। जो पहले की रूढ़िवादिता है उस पर बिल्कुल बैन लगाना चाहिए। एसईडीजीज का समावेशन जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उनका समावेशन, वंचित समूह के जीवन के अनुभव और पाठ्य सामग्री और चित्रों में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। अब बात करेंगे पेडागोजी की या शिक्षण शास्त्र की, तो लचीली कक्षा प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कक्षा की गतिविधियाँ विविध आवश्यकता के अनुसार लचीली और समावेशी हो, तभी जो दिव्यांग बच्चे हैं वो आसानी से सीख पाएंगे। समय सारणी में जो बदलाव होना चाहिए, बदलाव की जरूरत पड़े तो बदलाव होना जरूरी है। स्थानीय समुदाय और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार स्कूल टाइम टेबल और कैलेंडर में समायोजन किया जाए। बैठक व्यवस्था में विविधता, जाति, लिंग, क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर तय की गई फिक्स्ड सीटिंग व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। यानी जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर किसी को आगे बैठाना, किसी को पीछे बैठाना, ये गलत बात है। ऐसी व्यवस्था को खत्म करवाना चाहिए। अब बात करें बहुआयामी मूल्यांकन की, यानी कि मल्टीपल असेसमेंट मोड्स। मूल्यांकन के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि हर बच्चा है वो अपनी सीख का सही प्रदर्शन कर सके। जो मूल्यांकन के तरीके हैं उसमें भी मॉडिफिकेशन करना, आवश्यकता के अनुसार आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जिसे लिखने में तकलीफ आ रही है तो उसका मौखिक मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये इस प्रकार उसमें एक ऑप्शन आ जाता है कि आप दूसरे तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं ताकि वो अपनी जो सीख है उसका सही प्रदर्शन कर सके। बात करें अब समावेशी शिक्षा की परिभाषा की, तो क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार। तो यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां विकलांगता वाले और बिना विकलांगता वाले बच्चे एक साथ में सीखते हैं और शिक्षण प्रणाली को सभी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल है वो ढाला जाता है। भौतिक पहुंच और सुरक्षा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत बाधा रहित यानी कि बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा और बचाव पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। यानी कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम है इसके तहत बाधा मुक्त वातावरण होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें बच्चे का आवागमन है वो स्कूल में आसानी से हो सके। जैसे स्कूल में रैंप की सुविधा है, रेलिंग की सुविधा है और साइन बोर्ड्स है। इससे उन बच्चों को सहायता मिलती है और वो आने जाने में किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करते हैं। प्रारंभिक पहचान जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, विकासात्मक देरी यानी कि डेवलपमेंटल डिले या फिर विकलांगता की शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप पर बुनियादी और तैयारी चरणों में विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि 0 से 6 वर्ष तक उन बच्चों की पहचान करनी चाहिए जो विकासात्मक देरी को दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे अकोमोडेशन की और मॉडिफिकेशन, अनुकूलन बनाम संशोधन। मॉडिफिकेशन यानी कि संशोधन, इसमें क्या होता है सीखने के स्तर और पाठ्यक्रम की कठिनाई को बदल दिया जाता है। जो पाठ्यक्रम की कठिनाई है उसको बदलना। लेकिन अगर बात करें अकोमोडेशन की यानी कि अनुकूलन की, तो इसमें क्या होता है सिखाए जाने वाले विषय या ग्रेडिंग के मानदंडों को नहीं बदला जाता बल्कि दिव्यांग बच्चे को समान मानकों पर सीखने और प्रदर्शन करने में सहायता दी जाती है। अब हम बात करेंगे सामग्री अनुकूलन जो कंटेंट अकोमोडेशन है। बड़ी प्रिंट वाले टेक्स्ट किसके लिए है, वीआई बच्चों के लिए, विजुअल इंपेयर्ड बच्चों के लिए। क्लास नोट्स के सारांश है, सहायक तकनीक जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, टीएलएम में बार बार अवधारणाओं का दोहराव शामिल है। शिक्षण शास्त्र अनुकूल यानी कि पेडागोजी एकोमोडेशन, सार्वभौमिक शिक्षण डिज़ाइन यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल का उपयोग करना चाहिए। वर्ड प्रोसेसर और स्पेलिंग चेक का उपयोग और सहकर्मी सहायता यानी कि पीयर सपोर्ट, बच्चे को उसके जो साथी से सिखाना और आवश्यकता पड़ने पर विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर की मदद लेना। मूल्यांकन अनुकूल, इसमें क्या करेंगे तो प्रश्नों के जो क्रम है उसमें बदलाव करेंगे और बड़े फॉन्ट वाले प्रश्न पत्र लाएंगे। परीक्षा के लिए इसमें अतिरिक्त समय दे सकते हो आप। और जो लेखक स्क्राइब है या पढ़ने वाले सहायक की अनुमति, यानी कि कोई बच्चे होते हैं उसे लिखने में तकलीफ आती है तो उसके लिए आप स्क्राइब या फिर एक राइटर की व्यवस्था करवा सकते हैं। कैलकुलेटर और टैबलेट और कंप्यूटर का उपयोग और परीक्षा के दौरान बार बार ब्रेक लेने की अनुमति और ध्यान न भटकने वाला जो डिस्ट्रैक्शन फ्री कमरा होना चाहिए। सहायक उपकरण और संसाधन, ब्रेल और बड़े प्रिंट वाली पाठ्य पुस्तकें, सहायक उपकरण और तकनीकी आधारित साधन उपलब्ध कराना। यह नियम कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित स्कूल की सभी गतिविधियों पर लागू होता है। प्रतिभा की पहचान और संवर्धन, हर छात्र में जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं, विभिन्न रुचियां क्षमताएं होती हैं, सभी की रुचि होती है वो अलग होती हैं। यदि कोई भी छात्र किसी भी विशेष रुचि दिखाता है तो उसे सामान्य पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
शिक्षक प्रशिक्षण और दिशा निर्देश NEP 2020 में NCERT और NCTE प्रतिभाशाली बच्चों जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है इसकी शिक्षा के लिए दिशा निर्देश विकसित करेंगे। बीएड पाठ्यक्रम जो में प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलाइजेशन का विकल्प शामिल किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाएं, विशेष प्रतिभाएं केवल किताबी और शैक्षणिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं होती। ये बौद्धिक, रचनात्मक और सामाजिक, संगीत है, मनोप्रेरणात्मक या शारीरिक साइकोमोटर क्षेत्रों में भी हो सकती है। गहन और व्यापक शिक्षण की आवश्यकता, इन बच्चों को गहराई और चौड़ाई के साथ में समृद्ध अध्ययन सामग्री प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे कक्षा में निराश न हो और उन्हें सीखने में उत्सुकता बनी रहे। उन्हें इस तरीके का रोचक पाठ्यक्रम मिलना चाहिए ताकि वो पढ़ने में उत्सुकता है वो बनी रहे। विशेष ध्यान और सहायता, इस गलतफहमी के विपरीत कि प्रतिभाशाली बच्चों को मदद की जरूरत नहीं होती, उन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण अभ्यास और समृद्ध अध्ययन सामग्री दी जानी चाहिए। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों को कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं है, वो तो खुद पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अब उनका जो पढ़ाई का स्तर है उससे अधिक ज़्यादा कठिनाई वाले स्तर के प्रश्न उनके सामने लाने चाहिए, चुनौतीपूर्ण अभ्यास करवाना चाहिए और उसके सामने जो चुनौतीपूर्ण अध्ययन सामग्री है वो दी जानी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और पृष्ठभूमि का ध्यान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी SEDGS प्रतिभाशाली बच्चों को अक्सर अवसर नहीं मिल पाते। स्कूलों के सभी वर्ग प्रतिभाशाली बच्चों को समान अवसर देना होगा। ये जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हें विशेष ध्यान की जरूरत होती है, वो अवसर उन्हें नहीं मिल पाते हैं और हमें क्या करना है कि जो सभी वर्ग के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको समान अवसर देना है। व्यवहारिक और भावनात्मक लक्षण, प्रतिभाशाली बच्चों में अधिक संवेदनशीलता यानी कि और भावनात्मक तीव्रता, पूर्णतावाद और बौद्धिक भावनात्मक विकास में असंतुलन जैसे लक्षण हो सकते हैं। शिक्षक को और अभिभावकों को उन्हें समझने के लिए संवेदीकरण की आवश्यकता होती है। शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी में बदलाव करना, छात्रों की विशेष प्रतिभा के प्रकार और स्तर के आधार पर शिक्षण रणनीतियों की समीक्षा और पुनः डिजाइन किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक और सहायक माहौल, स्कूलों का जो माहौल ऐसा होना चाहिए कि विशेष प्रतिभाओं का सम्मान करे, लेकिन साथ ही ध्यान रखा जाए कि अन्य छात्रों की उपेक्षा न हो। केवल विशेष छात्रों को अनुचित प्राथमिकता नहीं मिलना चाहिए, सभी बच्चों को प्राथमिकता देनी जरूरी है। NEP 2020 का मूल आधार क्या है? तो क्षमता और समावेश यानी कि इक्विटी और इंक्लूजन हमारी शिक्षा प्रणाली के आधार स्तंभ है और एक बेहतरीन स्कूल वही है जहाँ पर हर बच्चा सुरक्षित, सम्मानित और सीखने के लिए सक्षम महसूस करे। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जो विशेष शिक्षा पार्ट 2 का पेपर है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी अपडेट आपको मिल सके। और साथ ही आपके जो दोस्त हैं वो फर्स्ट ग्रेड विशेष शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।